ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस वीडियो। आज का वीडियो में ना हम लोग देखने वाले हैं कि सर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना क्वेरी था, सर हम लोग प्रेजेंटेशन कैसे करें, आंसर हम लोग प्रेजेंटेशन कैसे करें, थोड़ा एग्जांपल देके बताइए। ओके तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए कि प्रेजेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है। आप समझो एक चीज अच्छे तरीके से समझो, एग्जामिनर ना मार्क्स देगा ना, उसमें 1 से लेके 2 मार्क या फिर 5 मार्क तक आपके प्रेजेंटेशन को हिला सकता है। समझ में आ रहा है? आपके जो मार्कशीट है ना उसको हिला सकता है, आपका प्रेजेंटेशन जो है वो हिला सकता है आपके मार्कशीट को। समझ में आ रहा है? प्रेजेंटेशन अच्छा है ना तो कम से कम 5 मार्क एक्स्ट्रा जो है ना वो मिलता है, मैक्सिमम 5, कम से कम 2 मार्क्स मिलता ही है और प्रूवन है। वो प्रूवन कैसे है सर? क्योंकि बहुत सारे आंसर पेपर जब हम लोग रीचेक करते हैं, मतलब देखते हैं कि हाँ बुलाते लेकर हम लोग चेक करते हैं कैसे चेक किए एग्जामिनर ने, वहां पर दिया होता है कि 2 मार्क फॉर दी प्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है? 2 मार्क एक्स्ट्रा फॉर दी प्रेजेंटेशन। तो समझो एक चीज, अगर आपका प्रेजेंटेशन पे 2 मार्क एक्स्ट्रा लगा सकता है ना, तो आपका प्रेजेंटेशन 2 मार्क एक्स्ट्रा घटा भी तो सकता है। और घटने का कोई मार्क्स है भाई? टीचर का मतलब टीचर जब मार्क्स देगा ना वो तो कंजूसी करके मार्क्स देगा 100%, लेकिन काटने में, पेपर काटने में वो कंजूसी थोड़ी ना करता है भाई मेरे, कंजूसी नहीं करेगा। और याद रखना जितने भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है ना, वो लोग स्टूडेंट को पास कराने के लिए पेपर चेक नहीं करते। हमेशा याद रखना, स्टूडेंट को पास कराने के लिए पेपर चेक नहीं करते। पेपर चेक करते वो लोग स्टूडेंट को फेल कराने के लिए, क्योंकि निकलना तो है, जो बेस्ट है उसी को निकलना है, और वो जैसे भी निकल जाएगा। जो बेस्ट बंदा है ना वो ऐसे भी निकल जाएगा। क्यों निकलेगा सर? कैसे निकलेगा सर? हम क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि वो तो बेस्ट है ना, उसका सब कुछ बेस्ट था। जो निकला ना उसका सब कुछ बेस्ट था, तुम्हारे से बेटर था। तो जो एग्जामिनर है ना बेटा, 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं, ठीक है, परसेंटेज कितना निकलता है पता है? 5%, 10%, टू अ मैक्सिमम 10% है। बहुत रेयर केस में 10% निकलता है, 7% ऐसे निकलता है। सिंगल ग्रुप का बहुत, डबल ग्रुप का बहुत कम, 3%। ओके, और सिंगल ग्रुप का, सिंगल ग्रुप उसका 4%, 5%, 7% निकलता है। तो परसेंटेज हिसाब से देखो भैया कितने हजार बंदे पास हो रहे हैं, बहुत ही कम। जो पास परसेंटेज है स्टूडेंट का वो बहुत ही ज्यादा कम है। एग्जीक्यूटिव लेवल का बात कर रहा हूं मैं, और ये सच है। समझ में आ रहा है? सच है। एग्जीक्यूटिव एक बार क्रैक कर लोगे ना, एग्जीक्यूटिव एक बार क्रैक कर लोगे, प्रोफेशनल चुटकियों में निकल जाएगा। क्योंकि एग्जीक्यूटिव बहुत ही भयंकर टफ बना के रख दिया है इंस्टीट्यूट ने। तो कंपटीशन ज्यादा यार, इट्स फन। अच्छा ही है ना, कंपटीशन ज्यादा है, हम लोग ज्यादा मन लगा के पढ़ेंगे, ज्यादा मतलब अपने को ना यार, वो लोग हीरा ढूंढ रहे, हीरा, ठीक है, वैसे मतलब ऐसे एम्प्लॉय नहीं ढूंढ रहे, अखबार के पे इश्तेहार देके एम्प्लॉय नहीं ढूंढने वाले वो लोग हीरा ढूंढ रहे हैं। तो हीरे को कितना पॉलिशिंग पता करना जरूरी है पता है? जितना पॉलिश करोगे ना हीरे को, उतना वो निखर के आएगा। तो आप लोग ना हीरे हो, हीरे, जेम्स। समझ में आ रहा है? यू आर जेम्स। तो इंस्टीट्यूट को हीरा चाहिए अपने इंस्टीट्यूट में। सीएस जिसका भी नाम है ना वो हीरा है भाई मेरे, जैसे भी वो निकला वो हीरा है। पहले के दिनों में सीएस बहुत इजी था, अभी के दिनों में ना बहुत ही ज्यादा मतलब हाई लेवल का टफ बना दिया। किसी भी दूसरे कोर्स से इजी नहीं है बंदा। ये जो कोर्स ना जो भी बंदा क्रैक करेगा ना वो किसी भी दूसरा अल्टरनेटिव जैसे सीए या फिर सीएमए वो भी क्रैक कर पाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो सर घुमा फिरा के बात ये है ना कि प्रेजेंटेशन इज अ मस्ट। टीचर आपको देख के जज करेगा 2 मिनट के टाइम पे, वो कितना हार्डली 2 मिनट लेगा आपके पेपर चेक करने में। तो टीचर को पता होना चाहिए, वो जो काटेगा ना उसको पता होना चाहिए कि भैया ये बनता है ना, ये सीएस बनने का लायक है। तो आपको इम्प्रेस करना है टीचर को। कैसे, क्या करना है? इम्प्रेस करना है। तो इम्प्रेस कैसे करना है सर? मैं बताऊंगा आज इम्प्रेस कैसे करना है। ठीक है, इम्प्रेस करना ही है। अगर इम्प्रेस नहीं करोगे तो कैसे वो खुश रहेगा तुम्हारा पेपर देख के? मार्क्स नहीं देगा ना अच्छे से। तो समझो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट सर। उसके मतलब क्या पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है? बेटा पढ़ाई नहीं करोगे ना तब तो निकलोगे ही नहीं। और प्रेजेंटेशन क्या करता है पता है? बूस्ट करता है, तुम्हारा निकलने का चांसेस को बूस्ट करता है प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले केस स्टडी। ओके, सबसे पहले देखो क्या है केस स्टडी।
केस स्टडी कैसे करना है वो हम लोग आज क्रैक करने वाले। और कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है डिस्क्रिप्टिव, एक टाइप का आता है डिफरेंस बिटवीन, एक आता है डायरेक्ट क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस में बहुत सारे हैं, जैसे कि प्रोविजंस पूछ लेते हैं, ठीक है, सेक्शन इतने नंबर का प्रोविजन बताओ, सेक्शन 111 का प्रोविजन बताओ, ऐसे पूछ लेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, इसमें केस स्टडी वगैरह नहीं है। और डायरेक्ट क्वेश्चन में सीधा डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन में सीधा डायरेक्ट लिखना है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन देके सीधा लिखते जाओ जितना भी पता है आपको सेक्शन, उस पर्टिकुलर सेक्शन का अगर प्रोविजन पूछ लिया तो। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पूछेंगे, टाइप पूछ सकते हैं, नेम द टाइप्स ऑफ ऐसे पूछ सकते हैं, या फिर कितने प्रकार के क्या है वो है ये पूछ सकते हैं, व्हाट आर दी करके पूछ सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस है ना, वो सीधा आपको, जैसे आप लोग बीकॉम में क्लास 12 में क्लास 11 में आप लोग जिस प्रकार से लिख रहे थे ना, मतलब प्रेजेंटेशन उसी प्रकार देना है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में भी सेम है, और डिफरेंस बिटवीन में तो आपको पता ही है, डिफरेंस बिटवीन में कैसा लिखना अच्छा है। सर डिफरेंस बिटवीन में कैसे लिखना अच्छा है, देखो डिफरेंस बिटवीन जब आएगा ना तब ऐसा करना कि डिफरेंस बिटवीन जब लिखोगे ना तो पकड़ लो, दो चीज आइटम देगा, एक आइटम ये, एक आइटम ये, तो इस दोनों का डिफरेंस बताना है आपको। सर ऐसे करके मतलब ऐसे बॉक्स बना के बता सकते हैं हम लोग, हाँ बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमेशा याद रखना, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो ना आप, तो तब वहां पे थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाना बहुत जरूरी है, क्रिएटिविटी दिखाना बहुत जरूरी है। पकड़ लो आपने इसके बारे में पता है, इसके बारे में पता है, आप क्या करोगे, इस दोनों का ना एक प्रोविजन लिख डालोगे, मतलब इस दोनों के बारे में क्या क्या पता है ना ये ऐसे लिख डालोगे, ठीक है। लिख करके वेर एज, यहाँ पे वेर एज करके फिर से लिख डालोगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे पहला वाला लिखा और यहाँ पे नीचे में दूसरा वाला लिखा। लिखने के बाद मतलब जो कुछ भी पता है आपको, जो कुछ भी पता है आपको इस दोनों के बारे में, डिफरेंस बिटवीन बोलो ना, वो पहले नॉर्मली जैसे हम लोग शॉर्ट नोट नहीं लिखते, शॉर्ट नोट लिख डालना, ठीक है। और ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, शॉर्ट नोट लिखना, छोटा छोटा करके शॉर्ट नोट फटाफट लिख डालना। पकड़ लो ये पेपर है, मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो पकड़ लो, आपको पूछ लिया बेटा कि डिफरेंस बिटवीन सिविल रॉन्ग बताइए और डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल रॉन्ग बताइए, तो आप लोग कैसे अप्रोच करने वाले हो उसको समझो, अच्छे से समझो। पहले तो डेफिनेशन लिख देना बेटा, ठीक है। डेफिनेशन यहां से लेके यहां तक पहले क्या लिखना है, सिविल रॉन्ग पूछा ना पहले, तो पहले क्रिमिनल मत लिख देना, पहले सिविल रॉन्ग लिखना है, समझ में आ रहा है। उसके बाद वेराज करके क्रिमिनल रॉन्ग लिखना, ये लिखो सबसे पहले, ओके। डेफिनेशन लिखो अच्छे से। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन में ऐसे बॉक्स बना लेना और 3 कॉलम बनाना। हमेशा याद रखना कितना कॉलम बनाना है, तीन कॉलम्स बनाने हैं। एक है अपना बेसिस के लिए, एक है आपका सिविल रॉन्ग और एक है क्रिमिनल रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला डेफिनेशन, सबसे पहला क्या लिखना है, मतलब ये तो मतलब टेक्निक्स है भाई मेरे, ये तो टेक्निक्स है कैसे आप फटाफट लिख पाओगे। डेफिनेशन ऊपर लिखा ना, छाप डालना है यहाँ पे, ठीक है। पूरा नहीं छापना है, थोड़ा बहुत छापना है। उसके बाद जो ऊपर में लिखा है ना, वहां से ढूंढ ढूंढ के नीचे धर देना है, ठीक है। तो सिविल रॉन्ग जब आप ऊपर लिखोगे तो एक डिफिनेशन लिखोगे, उसके बाद अगर आपके दिमाग में है कुछ भी सिविल रॉन्ग के बारे में आपको पता है, आप पूरा लिख डालना ऊपर में, ठीक है। उसके बाद वहां से ऊपर से देख के बस नीचे बेसिस बनाना है, बेसिस बना के यहाँ पे लिख डालना है। और ये इजी कैसे रहता है पता है, आप जब ये लिख डालोगे ना, यहां से लेके यहां तक लिख डालोगे, तो ऊपर से देख के नीचे लिखने में इजी रहता है, क्योंकि पहले से आपको लिख डालना, आपको जो पता है आप लिखे यहाँ पे ऊपर में, उसके बाद आपको बस बिठाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्ट लगता है, मैंने जो मेथड बताया ना ये डिफिकल्ट लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या है पता, पहले उनको ये लिखना है, पहले उनको बेसिस लिखना है, ठीक है, ये वाला कॉलम बनाना है। कॉलम बनाने के बाद फिर आपको ये लिखने में सुविधा रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को है ऐसे स्टूडेंट्स, बहुत सारे, ठीक है। तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए आप भी वैसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सर ये क्या मतलब गलती हो जाएगा अगर सर मैंने पहले ये बॉक्स बना लिया उसके बाद मैंने ऊपर लिखा, तो नहीं ऐसा कुछ गलती नहीं है। लेकिन बात यह है ना कि स्पेस का डिफरेंस हो जाता है। नीचे तो आप लिख लिए, ऊपर में कितना स्पेस का दरकार है वो तो पता नहीं, तो आपको प्रैक्टिस करके जाना है अच्छे से सब डेफिनेशन, तो आपको पता रहेगा कि कितना पोर्शन में आपको डालना है यहाँ पे, राइट, कितना पोर्शन ऊपर में डालना है। तो उस तरीके से आपको जो आपका जो डिफरेंस बिटवीन का मार्क्स है ना भाई, डिफरेंस बिटवीन इतना भयानक क्वेश्चंस है ना, इतना इजी आता है। उसके बाद ऊपर से क्या है कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा मिलता है। मतलब पकड़ लो यहाँ पे 4 है, तो नॉर्मल क्वेश्चन में आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा या फिर 2.5 मिलेगा, लेकिन डिफरेंस बिटवीन में ना पूरा 4 के 4 आपको मिल जाते हैं, 4 on 4 मिल जाता है,
तो डिफरेंस बिटवीन अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। और मेरी स्टूडेंट्स के लिए जितने भी डिफरेंस बिटवीन है मैक्सिमम फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, आई एम टॉकिंग फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, कंपनी लॉ से लेके एग्जीक्यूटिव का जितना भी सब्जेक्ट्स है, कंपनी लॉ से लेके JIGL, इकोनॉमिक्स, ठीक है, EBCL जो है, ठीक है, EBCL, सेबी, जितना भी डिफरेंस बिटवीन है, जितना मेन डिफरेंस बिटवीन है, वो मैं आपको देने वाला हूँ नोट्स इन द फ्यूचर क्लासेस। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, डिफरेंस बिटवीन खत्म हो चुका है। डिस्क्रिप्टिव तो आपको ऐसे ही नॉर्मली जैसे लिखना है वैसे लिखना है, और डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आपको बता दिया मैंने। केस स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी, क्योंकि 60 to 70% जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका केस स्टडी में। मैक्सिमम 70, मिनिमम आपका 60% आ जाता है। 60% मिनिमम और मैक्सिमम 70% आपका, स्पेशली इन कंपनी लॉ, स्पेशली इन कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में तो भयानक केस स्टडी आता है कि नहीं? सबके सब केस स्टडी रहते हैं कंपनी लॉ में। तो इसका जो है आज मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से करना है। तो इसके लिए आज मैंने क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है देखो, माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड कंडक्टेड इट्स एजीएम के बारे में, ठीक है, एजीएम के बारे में, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018 to 2019 ऑन 5/8/19, ठीक है। तो 18-19 का जो फाइनेंशियल ईयर है उनका, 18-19 का जो फाइनेंशियल ईयर है, पकड़ लो 18-19 यहां से लेके ये 2018 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 2018 स्टार्ट हो चुका है। रुको जाओ भाई मेरे, 18 बहुत गलत कर दिया मैंने, एक सेकंड। ठीक है, 2018 स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। तो अभी समझो कि 2018 का जो पूरा जो फाइनेंशियल ईयर है 18 का, इसका एजीएम कब होगा, कब कंडक्ट होगा? 2019 को होगा ना, 2019 को होने वाला है, ठीक है। मतलब एजीएम का मतलब क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल मतलब क्या? साल में, साल का जो मीटिंग होता है, साल का। ये मतलब ऐसा नहीं है कि मिडिल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हम लोग बुला रहे हैं, वैसा नहीं, एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। तो वो कब होना चाहिए? साल का जो मीटिंग होता है एक बार बढ़िया तरीके से, मतलब धूमधाम से आयोजन करके सबको बुलाया जाता है, ठीक है, वो कब होना चाहिए? पूरा साल जब निकलेगा तभी तो आप लेकर बैठोगे ना इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह वगैरह, क्या होने वाला है नहीं होने वाला। इस साल खत्म होगा उसके बाद तो हम लोग 2019, और 2019 का कब हम लोग करने वाले हैं? 2020 को, है कि नहीं? 2020 को। तो 18-19 का उन्होंने क्या किया? 18-19 का उन्होंने जो फाइनेंशियल ईयर था उसका उन्होंने क्या किया? 5/8/2019 में उन्होंने कंडक्ट किया, ठीक है, एजीएम कंडक्ट किया। और उनका जो लास्ट एजीएम था ना, लास्ट एजीएम उन्होंने पहले कब अटेंड किया? 1/5/2018 में। तो 18 में कौन सा एजीएम किया उन्होंने? ऑब्वियसली 2017 वाला एजीएम उन्होंने किया होगा 18 में, है कि नहीं? तो अभी वो लोग पूछ रहे हैं कि इज द एजीएम वैलिड। तो अभी अच्छे से समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन ने बोला भैया देखो, एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड, ठीक है। तो एजीएम, उनको एजीएम कंडक्ट करना है, ठीक है, एजीएम कंडक्ट करना है। तो उन्होंने एजीएम कंडक्ट किया कौन से साल का? 2018 और 2019 का एजीएम उन्होंने कंडक्ट किया कौन से डेट में कंडक्ट किया? उन्होंने डेट पे कंडक्ट किया 5/8/18 में कंडक्ट किया उन्होंने, ठीक है, 5/8/18 में उन्होंने कंडक्ट किया। अभी समझो, कंडक्ट तो कर लिया उन्होंने। और उनका लास्ट एजीएम कब था? उन्होंने ये किया, ठीक है, ये तो कंडक्ट किया। इससे पहले उन्होंने लास्ट एजीएम कब किया था? उन्होंने किया था 1/5/18 को। तो जो बच्चे एजीएम वाला प्रोविजंस अच्छे से जानते हैं उनको तो समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे कौन सा प्रोविजन आएगा। बताओ जरा कौन सा प्रोविजन आएगा, बताओ। एजीएम का जो है सेक्शन नंबर बता दो मुझको, एजीएम का सेक्शन नंबर बताओ फटाफट। 96, ठीक है, एजीएम का सेक्शन नंबर क्या है? 96। तो 96 में जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होगा इस केस स्टडी के लिए, ठीक है। छोटा सा केस स्टडी है, इसमें बस एक ही सेक्शन अट्रैक्ट हो रहा है 96,
तो हम लोग देख लेते हैं। तो उन्होंने पूछा, अच्छा पूछा क्या है भाई, पूछा ये है कि ये जो एजीएम उन्होंने कंडक्ट किया ना 18-19 का एजीएम उन्होंने कंडक्ट किया 5-8-19 को, ये क्या वैलिड है, ये क्या वैलिड है, ये क्या वैलिड है, ये क्या वैलिड है सर। तो इसके लिए बच्चों को प्रोविजंस जानना बहुत दरकार है। तो प्रोविजंस एक बार हम लोग देख लेते हैं। प्रोविजन क्या है, देखो मीटिंग कब करना है, देखो अच्छा समझो एक चीज, मैं ये टॉपिक जो करा रहा हूं इसका मतलब क्या है, आपको पहले से सेक्शन 96 पता है, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग, ये हाई टाइम है, इट्स हाई टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस एनुअल जनरल मीटिंग, ये आपको पता है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि सेक्शन 96 जो है वो आपको पता है, ठीक है। तो मैं फिर भी एक बार गो थ्रू करा रहा हूं कि टाइम लिमिट कब है। टाइम लिमिट देखो, टाइम लिमिट कब है, टाइम लिमिट कब है, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, अर्ली इन दोनों से अर्ली, जो भी अर्ली होगा वो 15 मंथ्स फ्रॉम लास्ट एजीएम और 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्या अपना लास्ट एजीएम है, क्वेश्चन पे अपने लास्ट एजीएम दिया हुआ है जी हाँ सर दिया हुआ है। और लास्ट फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है वो हमको पता है, हाँ जी सर पता है, वो भी पता है सर। तो ये हम यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे, हाँ जी सर क्यों नहीं बता पाएंगे। मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, ये केस लॉ है, बहुत छोटा सा केस लॉ लग रहा है ना, तो ये केस लॉ है, हम लोग कैसे इसको लिखने वाले हैं ये हमको पता होना बहुत ज्यादा दरकार है। देखो ओके, ये पूरा प्रोविजंस है आपका सेक्शन 96 का, अगर आपको गो थ्रू करना है तो यहां से गो थ्रू कर सकते हो, यहां तक खत्म होता है सेक्शन 96। अपना जो है स्टार्ट होगा क्वेश्चन यहां से और राइटिंग भी स्टार्ट होगा यहां से। सबसे पहले याद रखना, जब भी आंसर शीट मिलता है ना, आंसर शीट जब भी आपके हाथ में आता है ना, दो साइड में अंडरलाइन करना है, पेपर के दो साइड में लाइन करना है, आंख बंद करके, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ऊपर नहीं करने से भी चलेगा क्योंकि ऊपर रहता है, और लेफ्ट साइड में तो रहता ही है, आपको बस राइट साइड में करना है कि नहीं। और अगर लेफ्ट साइड में नहीं है तो दोनों साइड में करना है, दोनों साइड में ऐसा बॉक्स डाल देना है। इतना बड़ा मत बॉक्स डालना कि आंसर पेपर बहुत छोटा हो जाए, हल्का सा थोड़ा गैप रख के दो बॉक्स बनाना है, ठीक है। मतलब सर हर पेपर में जितना भी पेपर आपको मिल रहा है ना, एक शीट में जितना भी पेपर होता है, हर पेपर में फटाफट करके हार्डली 2 से 3 मिनट लगेगा, 2 से 3 मिनट, बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा इसका, ठीक है। आपको लाइन ड्रॉ करना है, इस साइड में एक, इस साइड में एक। सर अगर केस स्टडी ना हो, अगर नॉर्मल क्वेश्चंस हो, ये डिस्क्रिप्टिव वाला, डिफरेंस बिटवीन वाला, डायरेक्ट क्वेश्चन वाला, तब भी सर ये लाइन ड्रॉ करना है। बेटा समझो, क्वेश्चन पेपर तो मिल गया, अभी आंसर स्क्रिप्ट मिल रहा है, आंसर स्क्रिप्ट लिया, क्वेश्चन पेपर साइड में रखो, पहले ये काम करो, ठीक है। अभी लाइन ड्रॉ कर लिया। अगर केस स्टडी है, अगर आपको केस स्टडी मिला करने के लिए, सबसे पहले एक चीज लिखना है, पेज को 3 भाग में डिवाइड करना है, पेज को 3 भाग में डिवाइड करना है। केस स्टडी में 3 भाग होता है, 3 डिविजन्स रहता है। पहला है रिलेटेड प्रोविजन, उसके बाद है फैक्ट्स एनालिसिस, उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है कंक्लूजन। सर पेपर में कितने मतलब किस प्रकार से जगह रखे हम लोग, अगर आप उस्ताद हो, उस्ताद कौन रहता है, मतलब एक्सपर्ट, अगर आप एक्सपर्ट हो ना तो आपको जगह रखने की जरूरत भी नहीं है, आप रिलेटेड प्रोविजन से स्टार्ट करोगे, एक के बाद खत्म करके आप चले जाओगे। अगर आप बहुत ही बिगिनर हो, ठीक है, बहुत ही बिगिनर हो, मतलब स्टार्टिंग में, मतलब घर पे कोई प्रैक्टिस किए नहीं, सीधा एग्जाम हॉल में चले गए, मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आप ना प्रीवियस ईयर का 2 पेपर घर पे बैठ के अटेम्प्ट ना कर लो एग्जाम से पहले, तब तक एग्जाम देने जाना ही नहीं है, एग्जाम देने जाना पाप होगा। जब तक 2 पेपर खत्म कर ना लो आप घर पे, तब तक एग्जाम देने जाना पाप होगा, पाप। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं होने वाला। तो आपको क्या करना है कि अभी आपका मर्जी, अगर आप सीधा लिखना स्टार्ट कर सकते हो तो यहां से स्टार्ट कर सकते हो, 1 करके, 2 करके, फिर 3 नंबर क्या है, कंक्लूजन, ठीक है। सर स्पेसिंग का क्या थोड़ा बता दीजिए। रिलेटेड प्रोविजन का जो है ना, इसमें थोड़ा ज्यादा स्पेस लगता है, उसके बाद फैक्ट्स एंड एनालिसिस का भी इक्वल टू रिलेटेड प्रोविजन जैसा स्पेस लगता है, उसके बाद कंक्लूजन सबसे छोटा रहता है। कंक्लूजन हमेशा सबसे छोटा रखना भाई मेरे, 2 लाइन में खत्म करना कंक्लूजन जो है एकदम 2 लाइन में खत्म होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। अभी हम लोग आ जाते हैं, आओ देखो, अपने को क्या पता है, अपने को रिलेटेड प्रोविजन लिखना है, तो क्वेश्चन देखने का जरूरत ही नहीं है, बस रिलेटेड प्रोविजन लिखो सबसे पहले। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे भाई, यहाँ जो है ना, यहाँ पे 2 मार्क, यहाँ पे 1 मार्क, यहाँ पे 1 मार्क,
ऐसे करके मिलता है, ऐसे करके मिलता है मार्क्स। तो हमेशा याद रखना, केस स्टडी जो है, केस लॉ जो है, वो इस प्रकार से आपको अटेम्प्ट करना है। समझ में आ रहा है? रिलेटेड प्रोविजन कहां से स्टार्ट होगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन। देखो, जिस बंदे को सेक्शन पता है, सेक्शन नंबर पता है, भाई तुम ना बहुत ही लकी हो, और हर बंदा लकी होना चाहिए। सभी को सेक्शन नंबर पता होना चाहिए ही हमेशा। सेक्शन 96 इंस्टीट्यूट क्या कहता है बताए? इंस्टीट्यूट कहता है भैया सेक्शन नंबर नहीं देने से भी चलेगा, लेकिन अपने को पता है ना सेक्शन नंबर नहीं देने से मार्क्स नहीं मिलता, अच्छे से मार्क्स नहीं मिलता। और देखो, गलत सेक्शन नंबर लिखोगे ना, अगर आप गलत सेक्शन नंबर लिख रहे हो और नीचे पूरा राइट है, प्रोविजंस पूरा एकदम 100% राइट है, फिर भी पूरा आंसर आपका कट जाएगा, पूरा आंसर कट जाएगा। सेक्शन नंबर इतना इंपॉर्टेंट है। तो बाई चांस अगर आप भूल गए, उसका भी सोल्यूशन है। बाई चांस अगर आप भूल गए, उसका भी सोल्यूशन है। अगर आपको पता नहीं है सेक्शन नंबर, अगर पता है तो कैसे लिखना है सर? अगर पता है तो समझ लेना कि आपको लिखना है अकॉर्डिंग से, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96। और अगर आपको पता नहीं है ना, तो एज पर से स्टार्ट करना है, एज पर रिलेटेड प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और अगर पता है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96 यहां से स्टार्ट करना, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। समझ में आ रहा है? स्विच कर देना, अगर पता है तो सेक्शन लिखना है, अगर नहीं है तो एज पर रिलेटेड प्रोविजन लिखना है। तो यहाँ पे प्रोविजन लिखना है। द टाइम लिमिट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग क्या था? 15 मंथ फ्रॉम लास्ट एजीएम और 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये प्रोविजन लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है? However, ये पूरा प्रोविजन है। However, in the case of first AGM, अगर आपको पता है फर्स्ट एजीएम का टाइम लिमिट क्या होता है? 9 महीना। फर्स्ट एजीएम का टाइम लिमिट क्या होता है? 9 महीना। ओके, 9 महीना। ये जो 6 महीना है ना, इसका 6 महीने से जाके हटके फर्स्ट एजीएम, मतलब कंपनी अभी अभी इनकॉर्पोरेट हुआ है, 1 साल हुआ है, अभी इसको एजीएम करना है, तो फर्स्ट एजीएम जो है उसका 9 महीने का टाइम मिलता है अपने को। ठीक है। और सर यहाँ पे और एक प्रोविजन है कि पकड़ लो, फर्दर आरओसी के पास पावर है टू ग्रांट मैक्सिमम 3 मंथ एक्सटेंशन। ये 6 महीने ना, इससे 3 मंथ एक्सटेंशन मिल सकता है। 3 मंथ इंटू कर सकते हो, मतलब 9 महीने का एक्सटेंशन हो सकता है। मतलब 3 + 6, ठीक है, 3 + 6 कितना होता है? 9 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा अगर आरओसी चाहे तो। और आरओसी कब चाहेगा सर? आरओसी कब चाहेगा ये चीज? अगर आप एजीएम नहीं कर पाए किसी भी स्पेशल रीजन की वजह से। सर स्पेशल रीजन जैसे कि आरओसी कब आपको एक्सटेंशन ग्रांट करेगा? आरओसी कब आपको एक्सटेंशन ग्रांट करेगा? किसी भी स्पेशल रीजन मतलब शादी, सगाई, ठीक है, और ऐसा कुछ एक्सपायरी, कुछ का किसी का एक्सपायरी हो चुका है, हमको जाना है, इसलिए हम लोग एजीएम कंडक्ट नहीं किया। ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखो, स्पेशल केसेस जैसे कि फायर हो जाए, फ्लड हो जाए, ठीक है, साइक्लोन आ जाए, अर्थक्वेक हो जाए, उस स्पेशल केसेस में आपको ग्रांट मिलेगा, 3 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। लेकिन ये जो 3 महीने का एक्सटेंशन है ना, याद रखना बेटा, आपको पता है कि नहीं पता नहीं मुझको, लेकिन ये याद रखना कि ये 3 महीने का एक्सटेंशन जो है ना, ये फर्स्ट इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी को नहीं मिलेगा। मतलब पहला एजीएम के लिए ये नहीं मिलेगा, ये पहला एजीएम के लिए नहीं मिलने वाला। सर क्यों नहीं मिलने वाला सर? क्योंकि पहला एजीएम का अपने आप ही एक एक्सटेंशन है, उसको 9 महीना मिल ही रहा है कंपनी को। फर्स्ट एजीएम के लिए आपको 9 महीना मिल ही रहा है, तो फर्स्ट एजीएम के लिए किसी भी प्रकार का एक्सटेंशन नहीं दिया जाता। फर्स्ट एजीएम के लिए किसी भी प्रकार का एक्सटेंशन नहीं दिया जाता। समझ में आ रहा है? उसको पहले से ही 9 महीना मिलता है। समझ में आ रहा है? इतना प्रोविजंस क्लियर है? मैं फिर से बता रहा हूं भाई मेरे, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये सब पता है। अभी बस आपको राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको जानना है कि ये कैसे कर लिखना है। ठीक है। फर्दर सेक्शन 99 में क्या है कि AGM is not held in time, then penalty will be of 1 lakh and 5,000 per day। सेक्शन 99 में है कि पेनल्टी जो है ना, पेनल्टी कब लगेगा? एजीएम अगर टाइम पे हेल्ड नहीं हुआ तो पेनल्टी लग जाएगा। तो पेनल्टी जो लगने वाला है ना सर, इसका कौन सा सेक्शन है सर? इसका सेक्शन है आपका सेक्शन 99। समझ में आ रहा है? उसका सेक्शन क्या है? सेक्शन 99। सेक्शन 99 में डिफॉल्ट दिया गया है। कितने, कहाँ का डिफॉल्ट सर? अगर आप डिफॉल्ट कर रहे हो, एजीएम कंडक्ट नहीं किया आपने, तो 5,000 रुपये डेली लग जाएगा जब तक आप एजीएम कंडक्ट ना कर लो, और 1 लाख रुपए का जुर्माना। 1 लाख रुपए तो देखो, एंड का मतलब समझना हमेशा, एंड और नहीं है, मतलब 1 लाख भी देना है और 5,000 भी देना है।
1 लाख बस वन टाइम पेमेंट है और 5,000 रोज देना है आपको, 5,000 जब तक आप एजीएम कंडक्ट ना कर लो, जब तक आपकी एजीएम कंडक्ट करना कर लो। समझ में आ रहा है? ये है अपना प्रोविजन, क्लियर हो चुका है। अभी फैक्ट्स का बात कर लेते हैं। फैक्ट्स मतलब अपने को निचोड़ना है, इस क्वेश्चन से फैक्ट्स निकाल के निचोड़ना है। तो इस क्वेश्चन में क्या अपने को है दिया है कि इन द गिवन केस स्टडी, यहां से ऐसे स्टार्ट करें, इन द गिवन केस स्टडी द ड्यू डेट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड एजीएम शुड हैव बीन अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों का अर्लियर होना चाहिए, ठीक है। पहला क्या है, 15 मंथ्स फ्रॉम लास्ट एजीएम। देखो 15 मंथ्स फ्रॉम लास्ट एजीएम, लास्ट एजीएम कब था उनका, लास्ट एजीएम कब था उनका, देखो 15/18 को था उनका लास्ट एजीएम। तो अगर 15/18 को लास्ट एजीएम था, ठीक है, 15 मंथ फ्रॉम लास्ट एजीएम, यहां से 15 महीने काउंट करो तो जरा कौन सा डेट निकलता है। देखो 15 महीने काउंट करो, 5 से लेके चलो उंगली में काउंट करो, 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद क्या आता है, 12 के बाद 13 महीना आता है, नहीं आता ना। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8। तो 8 में जाके 15 महीने में जाके 15 महीने में जाके क्या डेट निकलता है, क्या डेट निकलता है 1819। 15 महीने अगर तुम कैलकुलेट करोगे ना इस डेट से, ठीक है, 15/18 से अगर 15 महीने कैलकुलेट करोगे तो 1819 निकलता है। तो आपको देखना है कि इस डेट पे क्या कंडक्ट हुआ है, इस डेट पे कंडक्ट हुआ है, इस डेट पे कंडक्ट हुआ है सर। नहीं सर, इस डेट पे तो कंडक्ट हुआ ही नहीं सर, यहाँ पे तो 1819 है सर, 1819 है सर, लेकिन ये तो कंडक्ट हुआ 5819 को। सर इस डेट पे कंडक्ट नहीं हुआ, इस डेट पे कंडक्ट हो जाना चाहिए था इस डेट के अंदर, लेकिन कंडक्ट नहीं हुआ इस डेट में। देखो कब कंडक्ट हो रहा है 5819 को, लेकिन डेट कब है 1819 को। कितना दिन लेट है, 4 दिन लेट है, ये हाथ पे रखो 4 दिन लेट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, अरे यार और एक है ना, और एक है ना, ये देख लेते हैं कि इसमें मंजूरी मिलता है कि नहीं। देखे 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, चलो फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है, 31 मार्च को एंड होता है। तो 31 मार्च को एंड हो रहा है, 31 मार्च 3/19 को एंड हो रहा है। यहां से 6 महीना, यहां से अगर 6 महीना अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कौन सा डेट निकलता है 39/19, ठीक है 9 निकलता है, ठीक है। ये मंथ याद रखना 9, लेकिन ये मंथ क्या है, ये मंथ क्या है 8, ये मंथ क्या है 8, ये मंथ क्या है 9। तो सर ये तो 9वां महीना में चला गया सर, ये तो एप्लीकेबल हुआ ही नहीं। इसका मतलब क्या है सर, ये तो इनवैलिड है सर, इनवैलिड है, ये दोनों वेरीफाई नहीं हो रहा है सर। तो अपने को एक चीज समझना है कि हम अपने को ये दोनों चीज सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये दोनों चीज सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं है। कौन सा चीज सेटिस्फाई करना है, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। वरना आप सोचोगे बच्चे क्या करेंगे, इस पे पेनल्टी लगा देंगे या फिर इस पे पेनल्टी लगा देंगे, ठीक है, इस पे पेनल्टी लगा देंगे या फिर इस पे पेनल्टी लगा देंगे। ऐसा नहीं होता, इस पे पेनल्टी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा सर, क्योंकि अर्लीस्ट है ना, यहाँ पे एक्सेप्शन है एक चीज। देखो अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे अर्लीस्ट कौन सा है, अर्लीस्ट कौन सा है बताओ, 1819 अर्ली है या फिर 3919 अर्ली है, बताओ फटाफट। 3919 अर्ली है या फिर 1819 अर्ली है। 1819 अर्ली है ना, कौन सा पहले आ रहा है, 1819 अर्ली है ना, तो ये डेट हो जाएगा आपका एजीएम वाला डेट। लेकिन इस डेट पे आपने कंडक्ट किया एजीएम, देखो जरा ऊपर, नहीं इस डेट पे कंडक्ट नहीं किया। तो बताओ यहाँ पे बताया कि इज द एजीएम वैलिड, पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क ये है, एजीएम वैलिड है या इनवैलिड है, बताओ। अभी पूरा प्रोविजन मैंने समझा दिया, अभी तुम बताओ प्रोविजन मतलब सोचने के बाद ये वैलिड है कि नहीं है, बताओ बताओ बताओ, सोचो। मैं टाइम दूंगा बराबर, तू टाइम दे रहा हो, 5 मिनट का टाइम दे रहा हो बराबर, नहीं 5 मिनट ज्यादा हो जाएगा, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सोचो क्या वैलिड है कि नहीं है, इज इट वैलिड और नॉट वैलिड। देखो अच्छे से, मीटिंग वैलिड है, एजीएम वैलिड है। कितने बच्चे कह रहे हैं कि एजीएम वैलिड है, अपने आप मन में बताओ कि एजीएम वैलिड है। कितने बच्चे बोल रहे हैं कि एजीएम वैलिड है, ठीक है। और कितने बच्चे बोल रहे हैं कि एजीएम वैलिड नहीं है। मुझको बीच वाला बच्चा एकदम पसंद नहीं है, जो बोल रहा है कि नहीं सर वैलिड भी हो सकता है, नहीं वैलिड भी हो सकता है। बीच वाला, लाइफ में स्टैंड लेना सीखो, गलत लो स्टैंड, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टैंड लेना सीखो। तो मुझको वो बच्चे बताओ कौन बोल रहे हैं कि इनवैलिड है मीटिंग, शाबाश।
दोनों बच्चे शाबाश, क्योंकि आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है, आपने सोचा, आपके दिमाग लगाया, जोर लगाया। अभी मैं बताता हूँ ये इसका आंसर क्या होगा। मीटिंग जो है ना वो वैलिड है। सर कैसे? सर कैसे? बेटा मीटिंग में किसी का मर्डर नहीं किया उसने, मीटिंग 4 दिन लेट किया, तो उसके लिए पेनल्टी तो है ही भाई मेरे, उसके लिए पेनल्टी तो है भाई मेरे। 1,05,000 पेनल्टी है कि नहीं है? पेनल्टी है मेरे भाई। तो इसके लिए मीटिंग जो है ना वो वैलिड है। 4 दिन लेट किया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मीटिंग में जितना प्रोसेस हो रहा है वो जो हो चुका है वो रॉन्ग है, वो नहीं है। इनवैलिड नहीं है मीटिंग, मीटिंग वैलिड है, बस उसको लेट फाइन लगने वाला है। ये ट्विस्टेड क्वेश्चन है, दिखने में छोटा है लेकिन बड़ा पैकेट है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बड़ा धमाका है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इसका कंक्लूजन कैसे देना है, तो अभी इसका पेनल्टी लगाते हैं। However, कंक्लूजन बाद में, सबसे पहले पेनल्टी लगाते हैं। However, it conducted its AGM on 5/8/18, which means AGM is not held in the time. हाँ, टाइम पे हेल्ड नहीं है, for which penalty लग जाएगा। पेनल्टी will be ₹1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 5,000 पर डे था ना, कितना दिन लेट किया? 4 दिन लेट किया, ठीक है ना। तो आंसर क्या है? 1,20,000, 1,20,000 इज दी पेनल्टी अमाउंट, ठीक है, इज दी पेनल्टी अमाउंट। समझ में आ रहा है? कंक्लूजन क्या है देखो, merely AGM not held in time does not make it invalid. AGM टाइम पे नहीं हुआ, इसका वजह से AGM invalid नहीं होगा, it will still be valid, AGM valid रहेगा if it's properly convened, constituted and conducted. ठीक है, properly convened, constituted and conducted। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सही है? क्लियर है? केस लॉ कैसे क्रैक करना है पता है अभी? ये बस एग्जांपल है, एक नमूना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको जाना है, किस प्रकार से आपको लिखना है ये आपको पता होना चाहिए। कंक्लूजन हमेशा 1 लाइन का रखना भाई मेरे, 1 से 2 लाइन, ज्यादा नहीं लिखना। इस यहाँ से लेके यहाँ तक कंक्लूजन है, बेटा एग्जामिनर फाड़ देगा आपका पेपर, ऐसे करके फाड़ देगा। बोल गए इतना लंबा कंक्लूजन कौन देता है भाई मेरे? कंक्लूजन सबसे हम हर वक्त शॉर्ट रहना चाहिए, शॉर्ट एंड क्लियर। क्लियर है भाई मेरे? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एनुअल मतलब आपका जो केस लॉ है इस प्रकार से लिखना है। मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के हेल्प के लिए कि एग्जामिनेशन में कैसे अच्छे से क्रैक करना है, और सजेशंस भी है बहुत सारे, ठीक है, किस प्रकार आपका आएगा नहीं आएगा, ठीक है, किस प्रकार आपको मतलब कौन सा जो प्रोविजंस है, कौन सा जो सेक्शन नंबर्स है जो आपको क्विट करना ही नहीं है किसी भी प्रकार से, वो सजेशंस देने वाला हूं मैं। मतलब इनमें से 100% आने वाला है, मैं ये नहीं बोलूंगा जो मैं दूंगा वही आने वाला है, लेकिन इनमें से ही आएगा। और अगर ये छूट गया आपका, इनमें से एक भी अगर छूट रहा है ना आपका, तो समझ लीजिए आपका मतलब शनि लग जाएगा, मतलब आप एग्जाम हॉल में कंडक्ट नहीं कर पाओगे। तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस का एक सीरीज लेने वाला हूं, जिसमें आपको दिखाऊंगा मैं कि कौन सा प्रोविजन जो है वो आने ही वाला है और आएगा। यहां से हम लोग मिस नहीं कर सकते, कुछ भी मिस नहीं कर सकते, सब नहीं आ सकता, लेकिन वहां अगर 10 दे रहा हूं ना तो 6 आएगा पक्का। तो ये जो है ना ये मिस नहीं होगा। और सर ये कंक्लूजन में आप कैसे आ रहे हो, आपको कैसे लग रहा है? भाई बहुत सालों से क्वेश्चन पेपर्स का जो पैटर्न है वो फॉलो करते करते वी कम टू दिस कंक्लूजन। समझ में आ रहा है ना? तो क्वेश्चन पेपर्स वैरी करो, और आप भी सहमत रहोगे मेरे से अगर आप ब्रिलियंट बच्चे हो। ये जो एनालिसिस है ना ये उस बच्चों के लिए नहीं है जो बच्चे मतलब बहुत ध्यान से बैठ के अपना काम आप खुद करते, लेकिन जो बच्चे नॉटी है, जो बच्चे को मतलब सजा के देना है, ठीक है, मतलब स्पून फीडिंग करना है, उन बच्चों के लिए, ठीक है। आपको बैठ के आराम से देखना है, ये मिस नहीं करना है लेक्चर। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड हैप्पी लर्निंग। स्टे एट होम, स्टे सेफ।